नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की जो चर्चा का विषय है वो आपका है समास। इसके पहले ये क्लास शुरू करें, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें वो व्याकरण का भाग पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण के कितने अंग होते हैं? हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जिन्हें वर्ण भेद, शब्द भेद और वाक्य भेद के नाम से जाना जाता है। पिछली कक्षाओं में हमने आपको वर्ण भेद पढ़ाए थे, पूरी वर्णमाला, वर्णमाला के विभिन्न रूप, वर्णमाला क्या है, कितने स्वर है, व्यंजन है, उसकी पूरी जानकारी थी। वर्ण के बाद आता है शब्द। अब प्रश्न यह है कि वर्ण से शब्द बनेगा कैसे, क्योंकि अक्षर तो सारे अलग अलग होते हैं। शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जो रूढ़ शब्द है वो बने बनाए हैं, यौगिक और योग रूढ़ शब्द बनाए जाते हैं। तो यहां पर आ जाता है शब्द निर्माण की इकाई। शब्द निर्माण की इकाई, तो ध्यान रखिएगा, शब्द निर्माण की इकाई है 4, जिन्हें कहा जाता है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर से ध्यान रखिएगा, जो भी हम यहाँ क्लासेस चला रहे हैं ये निःशुल्क है, इनका कोई पैसा नहीं लगता है, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। केवल आपको इतना करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी लिखनी है कि आपको इसमें कैसा लगा या क्या और सुधार होने की आवश्यकता है। तो संधि, समास, उपसर्ग क्या है? शब्द निर्माण की इकाई है। इसमें से संधि हम पढ़ा चुके हैं और समास प्रारंभ होगा। तो समास क्या है, ये परिभाषा अलग है, लेकिन समास क्या चीज है? शब्द निर्माण की इकाई। फिर से ध्यान रखिएगा, आज की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो जानना चाहता है एग्जामिनर कि आप जानते हो हिंदी क्या है या जो भी विषय है, तो उनको पढ़ करके आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, किस वास्तविकता पर पहुंचे, इस बात की आपको जानकारी है या नहीं। इसलिए कोई भी कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो बड़ी गंभीरता के साथ इसको पढ़िएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे समास, यानी संधि हो चुकी है और अब समास पर हमारी चर्चा होगी। समास क्या होता है, कितने भेद होते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, किसी चीज को संक्षेप में लिखना। जैसे अगर यहां एक शब्द आया विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, और इसी को कैसे लिख दिया गया? विद्यालय, विद्यालय। अब देखो, यहाँ एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आलय। इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में आता है के लिए, इन दोनों के बीच में आ जाता है के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या किया गया? यहाँ इन शब्दों को समीप लाया गया, संक्षिप्त कर लिया गया, यही समास है। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर हम इसका शब्द विच्छेद करें तो होगा सम प्लस आस। सम का मतलब होता है समीप या बराबर, नजदीक, और आस का मतलब होता है बैठना या बैठाना। यूपी पुलिस लेखपाल या टेट जैसी परीक्षाओं में एक और क्वेश्चन आता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक शब्द होता है आसन, एक होता है आसन, और एक शब्द होता है आसन। तो क्या हुआ? आसन, आसन और आसन। आसन माने होता है भोजन, आसन माने होता है बैठने का स्थान। जिसे लोग कहते हैं आसन ग्रहण करो, बैठने का स्थान।
और आसन्न माने होता है निकट या समीप या नजदीक। जब आप काल पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, तो उसमें भूतकाल का आता है भेद, आसन्न भूतकाल। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि आप अपने आसन व्यसन में सुधार करो, अर्थात अपनी आदतों में और अपने खान पान में आप सुधार करिए। तो इस आसन से शब्द बना है आस, तो समीप बैठना। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समीप बैठाना, अर्थात दो शब्दों को समीप बैठाना। अब समास का जो विलोम होता है, समास का विलोम होता है व्यास। अगर व्यास विकल्प ना हो तो होता है विग्रह। अगर पूछा जाए समास का विलोम क्या होता है और व्यास और विग्रह दोनों विकल्प दिए गए हो, तो आप व्यास को चुनेंगे, और अगर व्यास ना दिया गया हो तो विग्रह को चुनेंगे। ध्यान रखिएगा, समास का विलोम वैसे व्यास ही होता है। अब अगर व्यास का विच्छेद कर दिया जाए, यानी व्यास शब्द का विच्छेद करना चाहे, तो बनेगा वि प्लस आस। इसमें यह संदेह है, वि उपसर्ग भी है। वि माने होता है दूर और आस माने होता है बैठना या बैठाना, दूर बैठाना। जैसे विदेश, दूर देश, तो विदेश यानी दूर देश हो गया, तो व्यास यानी दूर बैठाना। तो ये देखो, ये ऊपर व्यास है, ये व्यास है, और ये नीचे लिखा है समास है। तो दो शब्दों को नजदीक लाओगे उसे समास कहा जाएगा, शब्दों को दूर दूर कर देंगे उसे व्यास कहा जाएगा। तो विद्या के लिए आलय व्यास है और विद्यालय शब्द समास है। अब समास की क्या परिभाषा हो सकती है, समास क्या है, उस पर देखते हैं क्या चीज समास है। यहाँ ये विशेष ध्यान रखिएगा कि हर चीज को बहुत आराम से समझते रहिएगा। समास में कम से कम दो शब्द होते हैं। समास में कम से कम दो शब्द होते हैं, एक पहला शब्द होता है और एक दूसरा शब्द होता है। पहले शब्द को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। ध्यान रखिएगा, पद क्या है और शब्द क्या है। पद और शब्द एक ही बातें हैं, केवल समझ का फेर है। जब कोई स्वतंत्र रूप से लिखा होता है तो उसे शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द वाक्य में आ जाता है तब उसे पद कहते हैं। जैसे शब्द है राम, यह एक शब्द है। राम ने रावण को बाण से मारा, अब ये पद हो गए। जैसे सिंगल है तो मोती और समूह में है तो माला, केवल इतना ही फर्क होता है। तो पूर्व पद, उत्तर पद। अब समास के बारे में समझिएगा। समास के नियमों से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास के नियमों से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद। बहुत ध्यान से एक एक बात को समझते रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न है उनका समाधान हो जाए, और परीक्षा में आपको ऐसा ना लगे कि हमको नहीं आ रहा है या इसका जवाब हम कैसे देंगे। तो समस्त पद या सामासिक पद। अगला है समस्त पद को पुनः अलग अलग करना व्यास या विग्रह कहलाता है। व्यास या विग्रह कहलाता है। अब क्या हुआ, समास के नियमों से जो शब्द बने हैं उसे कहा जाता है समस्त पद या सामासिक पद। जैसे विद्यालय, विद्यालय शब्द क्या है? ये समस्त पद है। अब उन्हीं समस्त पदों को पुनः अलग अलग कर दिया जाए, दूर दूर कर दिया जाए, उन्हें व्यास या विग्रह कह दिया जाता है। जैसे शब्द आ गया विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। अब यहां पर यह बात क्लियर हो गई, समास क्या है। टॉपिक कोई भी हो, संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय,
उसको पढ़ने से पहले वो क्या होता है, उसके क्या नियम है, उसकी पहचान क्या है, परीक्षा में कैसे पहचानेंगे, इन सब चीज़ों पर बात करना बहुत ही जरूरी होता है। अन्यथा तो किसी भी किताब से, बाजार में सैकड़ों प्रकार के राइटर्स हैं, सैकड़ों तरीके की बुक हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। एक शिक्षक में और किताब में क्या फर्क है? किताब केवल सूचनाएं देती है, किताब बताती है, समझाती नहीं है। कोई भी सवाल हल किया गया होगा, लेकिन कैसे हल हुआ ये विधियां तो आपको शिक्षक ही बताते हैं। तो क्या है समास, इस बात की जानकारी आपको प्राप्त हो गई। अब आते हैं समास के भेद या समास के प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आएगा समास के भेद या समास के प्रकार। बहुत ध्यान से समझिएगा। समास के भेद 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये तीनों भेद होते हैं तो हम परीक्षा में जवाब क्या देंगे? प्रश्न तो यह है। तो 4 भेद कैसे होते हैं, 5 कैसे होते हैं और 6 कैसे होते हैं, और परीक्षा में हमें क्या जवाब देना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये भेद कैसे हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4। आमतौर से समास के भेद होते हैं 6, और संस्कृत में समास के भेद होते हैं 5। किसमें होते हैं? संस्कृत में। अब जो संस्कृत तो आप पढ़ नहीं रहे, आप तो हिंदी पढ़ रहे हो, तो आपको 4 और 6 पर फोकस करना है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप जवाब देंगे 6। अगर कंडीशन लगा दी जाए, शर्त लगा दी जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तब आप जवाब देंगे 4। अब वही हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला है पूर्व पद प्रधान। अगर पूर्व पद प्रधान है तो वो होता है अव्ययी भाव समास। फिर है उत्तर पद प्रधान। अब होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास। फिर आता है उभय पद। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में आपको लिखा मिलेगा उभय पद। उभय माने होता दोनों। उभय पद कह दो या कह दो दोनों पद प्रधान। उभय का मतलब है दोनों होता है। वो कौन समास होगा? द्वंद्व समास। फिर होगा उभय पद अप्रधान। अप्रधान या लिखा होगा कोई पद प्रधान नहीं। अप्रधान का मतलब प्रधान नहीं, या लिखा होगा कोई तीसरा पद प्रधान, 2 के अलावा कोई तीसरा पद प्रधान, तो यह समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब ध्यान दीजिएगा, समास के भेद कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समास के भेद कितने हैं? 6। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आप इसको भूलना नहीं चाहिए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4 होते हैं और वैसे समास के भेद 6 होते हैं। तो अगर परीक्षा में समास के भेद कितने हैं तो आप जवाब देंगे 6, और शर्त लगाई जाए पदों की प्रधानता के तो होते हैं 4। एक और यहां से प्रश्न आएगा, इनमें से किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? विकल्प पहला तत्पुरुष, विकल्प दूसरा कर्मधारय, विकल्प तीसरा द्विगु, और अंत में लिखा हुआ है ये सभी। तो ये सभी
तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान है, 3 ऐसे समास है जिसका उत्तर पद प्रधान है, एक ऐसा समास है जिसका दोनों ही पद प्रधान है, और एक ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो उत्तर पद में 3 समास आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि यही अगर संस्कृत या मूल भाषा होती तो उसमें कहते हैं तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं। जैसे कर्मधारय समास को कहा जाता है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, और द्विगु समास को कह दिया जाता है संख्या पूर्व पद तत्पुरुष, संख्या पूर्व पद तत्पुरुष, संख्या पूर्व पद तत्पुरुष। लेकिन हिंदी में ये सभी अलग अलग हैं। बस इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा कि समास में क्या बात पूछी गई, कौन कौन से यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, और किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। अपरिहार्य ये चीज आपको याद है, पहला पद किसका प्रधान है, दूसरा किसका प्रधान है, दोनों किसके प्रधान है, और ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं। ये चीज विशेष तौर से आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो आज हमने आपको केवल समास के भेद इसके संबंध में चर्चा की है, कल आपको इन समासों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।